हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका। बच्चों, इस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं नीट पीवाईक्यूज और आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बायोलॉजी सेक्शन का। दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दैट इज चैप्टर नंबर 6। बच्चों, ये चैप्टर नंबर 6 है आपकी ओल्ड एनसीईआरटी बुक का, बट अगर मैं न्यू एनसीईआरटी बुक की बात करूं सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 5। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग जानते हैं कि इसी चैप्टर में से अलोन यू कैन बी आस्क्ड 8 to 9 क्वेश्चंस। 8 से 9 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आराम से पूछे जा सकते हैं नीट एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं एंड द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर ऑन योर स्क्रीन। बट बच्चों, मैं आपको बता दूं, फॉर एवरी क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव यू 15 सेकेंड्स। तो जैसे ही क्वेश्चन फ्लैश होगा मैं आपके लिए एक टाइमर सेट कर दूंगी 15 सेकेंड्स का। आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना राइट आंसर लिखना है। एंड ऑल्सो बच्चों, एंड ऑफ द सेशन में, एंड ऑफ टुडे सेशन में आप कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चंस गलत। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हिस्टोन्स इज रॉन्ग। हिस्टोन्स के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? नीट 2021 का क्वेश्चन है। और बच्चों, मैं आपके लिए यहाँ पे काउंटडाउन सेट कर दूंगी फॉर 15 सेकेंड्स। राइट, क्विकली आप लोग मुझे बताएंगे। यू कैन रीड द ऑप्शंस इन द मीन टाइम। सो बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। इज दिस रॉन्ग? pH of histones is slightly acidic. Histones are rich in amino acids, lysine and arginine. Histones carry positive charge in the side chain. तो 15 सेकेंड्स का टाइमर शुरू होता है अब आपके लिए। यस, एवरीबडी लेट्स मी नो कि राइट आंसर क्या है बच्चों। यस, 5 seconds more. 5, 4, 3, 2, 1 and the time is up. And the time is up, children. आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, हिस्टोन्स की बात हो रही है। हिस्टोन्स ऐसे प्रोटीन्स हैं जो डीएनए पैकेजिंग में इन्वॉल्व होते हैं और इनकी नेचर हमेशा बेसिक होती है, एसिडिक नहीं। दे आर ऑलवेज बेसिक बिकॉज दे आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स। देखिए, मैं आपको एनसीईआरटी का स्निप दिखाती हूँ बच्चों, ध्यान से देखो। दिस इज अ स्निप फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस, जहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि क्योंकि हिस्टोन्स ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि अमीनो एसिड से, बेसिक अमीनो एसिड से फुलफिल्ड है, इसीलिए यहाँ पर जो नेचर निकल के आती है वो हिस्टोन्स की है बेसिक नेचर। लाइसिन और आर्जिनिन दो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो बहुत ज्यादा बेसिक हैं अपनी नेचर में। दैट्स व्हाई द प्रोटीन्स आर आल्सो बेसिक। और ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि डीएनए जो है, डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज है उसको बाइंड करके रखने के लिए हमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स चाहिए होंगे जो कि बने होते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स के, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ओके, सो दिस वाज नीट क्वेश्चन फ्रॉम 2021। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच इज द ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी ऑफ initiation to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription। तो ये आपका PYQ है नीट 2021। आपको बताना है ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन तीनों करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। आपके ऑप्शंस हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज और डीएनएजेस। यस, सो योर 15 सेकेंड्स टाइमर बिगिंस नाउ। 15 सेकेंड है आपके पास, सही से सोचिए आंसर एंड देन ओनली राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो वेरी लेस टाइम लेफ्ट। 5, 4, 3, 2, 1। बच्चों, टाइम अप, टाइम अप। ऑफ कोर्स इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन करनी है, ट्रांसक्रिप्शन करनी है, ये स्टेप्स हैं ट्रांसक्रिप्शन के। तो आपको चाहिए होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बच्चों, आपको पता है कि जब भी आप आरएनए ट्रांसक्राइब करते हैं फिर यू हैव अ डीएनए कंटेंट, राइट। आपके पास एक डीएनए होता है दैट इज रनिंग फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड दैट इज योर कोडिंग स्ट्रैंड। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये कोडिंग स्ट्रैंड है। और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने आपको एक न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना है आरएनए का। तो बच्चों, यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा, क्योंकि वो डीएनए के टेम्पलेट से कोड्स को रीड करके आरएनए बनाएगा, इसलिए द टाइप ऑफ एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व्ड इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इज दैट क्लियर टू यू? सबको समझ में आया?
क्योंकि ये डीएनए की हेल्प से आरएनए सिंथेसाइज करता है, डीएनए टेम्पलेट को पढ़ के आरएनए सिंथेसाइज करता है, इसलिए इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और आप क्लियरली दे सकते हैं दैट ट्रांसक्रिप्शन, जहां पर आपकी बुक में मेंशन है वहां क्लियर मेंशन है किस तरह के एंजाइम का, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। वाइल अगर मैं रेप्लिकेशन की बात करूं तो वहां पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम्स का। क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनएज is not required for the synthesis of proteins? इनमें से कौन सा आरएनए आपको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नहीं चाहिए? PYQ from NEET 2021, बहुत ही डायरेक्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड आई एम बिगिनिंग योर टाइमर ऑफ 15 सेकेंड्स नाउ। 15 सेकेंड्स में क्विकली आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। 5 4 3 2 1, टाइम अप चिल्ड्रन, टाइम अप। तो आपको पता है कि हमें कोडोन्स रीड करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए एमआरएनए, अमीनो एसिड्स को एमआरएनए के पास लेके आने के लिए चाहिए हमें टीआरएनए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोम, जहां पर एक्चुअल में जिसको हम साइट कंसीडर करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की, राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो आरएनए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज राइबोसोमल आरएनए, राइट। तो ये तीनों आरएनए ऐसे हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, एक्सेप्ट हमारे पास जो ये लास्ट आरएनए है siRNA, दैट इज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, दैट इज siRNA, राइट। अगर हम एनसीईआरटी बुक में देखें बच्चों तो क्लियरली आपको पता है कि हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से आरएनए की इन्वॉल्वमेंट की, mRNA, tRNA, राइट, ट्रांसफर आरएनए। और आपको पता है कि आरआरएनए एक बहुत इंपॉर्टेंट आरएनए है, दैट इज पार्ट ऑफ योर राइबोसोम्स, राइट। आरआरएनए इनफैक्ट प्रोटीन्स के साथ मिलकर स्ट्रक्चर बनाता है, दैट वी कॉल राइबोसोम्स। क्लियर टू यू? So it is clearly mentioned and you can see here also rRNAs play a structural and catalytic role. तो राइबोसोम सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, एक साइट नहीं है, ये कैटालिसिस भी कर रहा है, ये एंजाइमेटिक एक्शन भी कर रहा है फॉर द ट्रांसलेशन टू टेक प्लेस, फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस टू टेक प्लेस। इज दैट क्लियर टू यू? तो 3 आरएनएस जो बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व है, mRNA, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। क्लियर टू यू? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बी रेडी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ द डीएनए, अगर एडेनिन कंटेंट एक डीएनए मॉलिक्यूल में 30% है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन इन इट? आपको यहाँ पर एक रूल अप्लाई करना है, मैं आपको क्लू दे रही हूँ, यू हैव टू अप्लाई वन रूल रिलेटेड टू डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स and this is a PYQ from 2021, you should be able to solve it। पर जो 10 seconds दे रही हूँ आपको solve करने के लिए, 15 seconds का काउंटडाउन आपका शुरू करूंगी मैं 10 seconds के बाद। हरी अप, solve करने की कोशिश कीजिए। You are given the content of adenine, adenine का कंटेंट गिवन है, आपको बाकी तीनों थायमीन, साइटोसिन और ग्वानिन का कंटेंट फाइंड आउट करना है। सो योर काउंटडाउन बिगिंस नाउ। बच्चों आपके पास 4 ऑप्शंस हैं जिसमें 30, 20, 25 की क्वांटिटी में ग्वानिन, साइटोसिन या थायमीन आपको बताना है क्या प्रेजेंट होगा। 5 4 3 2 1 एंड द टाइम इज अप। बच्चों यहाँ पर हमारा क्लियर एक रूल अप्लाई होना था, दैट इज नोन एज चारगाफ्स रूल, राइट। चारगाफ्स रूल की हम बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द चारगाफ्स रूल, A plus G is equal to C plus D. Amount of purines is equal to amount of pyrimidines, right? तो आपके purines है एडेनिन और ग्वानिन जिनकी क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए to your pyrimidines, that is thymine plus cytosine। और आपको एक और रूल पता है कि एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ थायमीन, क्योंकि एडेनिन और थायमीन जो है बेस पेयरिंग में साथ में स्टार्ट करते हैं ना डीएनए, एंड ग्वानिन इज इक्वल टू द कंटेंट ऑफ साइटोसिन। ये भी आपको एक रूल पता है, जितना एक डीएनए न्यूक्लियोटाइड में ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू। तो बच्चों अगर हमें क्वांटिटी गिवन है एडेनिन की इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, लेट्स से मैं यहां पर इसको प्लेस करती हूं 30 प्लस ग्वानिन, एडेनिन की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी है
30% एंड इट इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थाइमिन। अब मैं थाइमिन की वैल्यू को भी 30 से रिप्लेस कर सकती हूँ बिकॉज मुझे एक रूल पता है दैट अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन। तो क्यों ना मैं इस थाइमिन को भी रिप्लेस कर दूं विद द कंटेंट ऑफ एडेनिन गिवन, राइट। तो इसको मैं 30 लिख सकती हूँ बिकॉज एडेनिन और थाइमिन की क्वांटिटी सेम है। तो अगर हम बच्चों यहां से G प्लस C कैलकुलेट करना चाहें और आपको ये पता है कि ये परसेंटेज है, परसेंटेज टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू 100%, तो अगर मैं यहां से G प्लस C कैलकुलेट करूं 100 माइनस 60 करके, वेयर 60 इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड अमाउंट ऑफ थाइमिन। तो बच्चों हमारे पास जो G प्लस C का कंटेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 40, right? That will be equal to 40 and that 40 can be equally distributed. ये 40 आप equally distribute कर सकते हैं between the amounts which are not known to you, that is guanine and cytosine. तो amount of guanine और cytosine आपका जो present है DNA न्यूक्लियोटाइड में that is 40. तो बच्चों ये जो हमने numerical solve किया it was totally based upon your Chargaff's rule, जहां पर adenine plus guanine is equal to cytosine plus thymine and we know the rule that adenine content is always equal to thymine और guanine content हमेशा equal होता है cytosine के। तो अगर हम इसको चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करें that adenine plus guanine is equal to cytosine plus thymine, तो G plus C हम कंटेंट कैलकुलेट कर सकते हैं 100% में से माइनस करके which is equally, it means हमारे पास नंबर ऑफ गुआनिन मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 20 और अमाउंट ऑफ साइटोसिन भी कितने होंगे 20। तो आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है दैट इज ऑप्शन सी, थाइमिन 30, गुआनिन एंड साइटोसिन 20। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। ओके, तो ये हमारा जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए। ठीक है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए के बेसिस पर है कि यहाँ पर एक बेस पेयरिंग एग्जिस्ट करती है एंड एरविन चारगाफ ने जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए रेशियोज दी हैं बिटवीन एडेनिन थाइमिन एंड गुआनिन साइटोसिन, दैट इज A plus T is equal to G plus C. Clear to you? Everybody is clear with it? Let's move to the next question now. Complete the flowchart on central dogma. Central dogma आपको बताना है, PYQ है from NEET 2021 और ये बहुत ही frequently asked question है। Central dogma of life के बारे में पूछा गया है कि कैसे फ्लो चार्ट बनाएंगे। विल इट बी A, B, C, D, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन, प्रोटीन और द अदर ऑप्शंस आर आल्सो गिवन। मैं साइड हो जाती हूँ, अब एक बार ये पढ़िए ऑप्शंस एंड देन आई विल बिगिन योर टाइमर फॉर 15 seconds. कम ऑन एवरीबडी, यस यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस. दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, PYQ है 2021 का एंड योर टाइमर बिगिन्स नाउ. जल्दी से 15 seconds में अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए. हरी अप बच्चों. So very less time left. Yes, 5, 4, 3, 2, 1 and the time is up children. Time is up. तो आपको पता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ क्या कहता है? सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ कहता है that DNA undergoes replication, right? DNA replicate करता है to get distributed to the daughter cells. DNA से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनता है RNA. तो लेट मी राइट ट्रांसक्रिप्शन है, राइट और यही RNA फर्दर बनाता है प्रोटीन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन, राइट, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन. तो बच्चों आप लोग इसमें से देखिए कि आपका जो सेंट्रल डोग्मा का फ्लो चार्ट है वो कैसे कंप्लीट हो रहा है. दैट रेप्लिकेशन फॉलोड बाय ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड अल्टीमेटली क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा. तो आपको एक क्लियर होना चाहिए. मैं NCERT बुक का भी स्निप दिखाती हूँ आपको. सो दिस इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ व्हिच वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक, राइट. मैं अंडरलाइन कर रही हूँ यहाँ पर. फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ दिया था बायोलॉजी का. दैट स्टेट्स DNA अंडरगोज रेप्लिकेशन, इट फॉर्म्स mRNA थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन थ्रू ट्रांसलेशन. दिस इज सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी और सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ. क्लियर टू यू? यस और नो? Let's move to the next question. आप ready हैं next question के लिए? And your question comes here on the screen. Name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during transcription. तो बच्चों DNA helix को open करना है, लेकिन कौन से process में? Transcription में. Pay attention. NEET 2020 का question है, कौन सा enzyme आप use करेंगे?
डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज। बच्चों ये बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है, इसमें जनरली बच्चे गलती कर जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से आंसर देना। मैंने आपको क्लू भी दिया है कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूछ रहे हैं, रेप्लिकेशन के बारे में नहीं। तो ध्यान से सोचिए। 15 seconds for you to answer. Yes, hurry up. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes बच्चों, टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम इज अप। ऑफ कोर्स बच्चों ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है। मैंने अभी आपको बताया था कुछ क्वेश्चन पहले कि एक ही एंजाइम इन्वॉल्व है ट्रांसक्रिप्शन में, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो आपका यहाँ पर जो अनवाइंडिंग में भी एंजाइम इन्वॉल्व होगा, पॉलीमराइजेशन में भी एंजाइम इन्वॉल्व होगा, वो होगा आरएनए पॉलीमरेज। अनलाइक रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन में हमारे पास अनवाइंडिंग के लिए सेपरेट एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट वी कॉल हेलिकेज। हेलिकेज, लेकिन ये किस में प्रेजेंट होता है? डीएनए रेप्लिकेशन में। अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन की बात करूं बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन में एक ही एंजाइम अनवाइंडिंग करेगा और एक ही एंजाइम पॉलीमराइजेशन करेगा, दैट इज योर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अगर हम एनसीईआरटी बुक की लाइंस पर देखें ध्यान से, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर बच्चों बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स एज सबस्ट्रेट्स एंड पॉलीमराइजेस इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन। It somehow also facilitates opening of the helix. तो opening of the helix से हमारा मतलब है यहाँ पर unwinding of the helix. Unwinding of the helix भी यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज ही कंडक्ट करा रहा है। क्लियर टू यू? सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है, बच्चे जनरली ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर जाते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बच्चों, इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH group of which sugar? 1' carbon of pentose sugar, 3' carbon pentose sugar, 5' carbon। बेसिकली आपको पोजीशन बतानी है कि कहां से नाइट्रोजनस बेस जो है एक लॉन्ग डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में कनेक्ट करेगा टू दी शुगर। आपको वो पेंटोज शुगर की साइट बतानी है, विच प्राइम कार्बन। सो योर 15 seconds टाइमर बिगिंस है। एंड बच्चों ये PYQ है फ्रॉम नीट 2020। इट इज अ PYQ फ्रॉम नीट 2020। जल्दी से बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, यू जस्ट नीड टू नो द स्ट्रक्चर फॉर दिस। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप चिल्ड्रन, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ऑफ कोर्स आपको पता है कि एक पेंटोज शुगर जो है, राइट, एक पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से हमेशा एक नाइट्रोजनस बेस लिंक्ड होता है, राइट। दिस इज फर्स्ट, this is second, this is third, this is fourth and this is the fifth carbon. This is the fifth carbon. तो आपका जो right answer है that is first carbon position of pentose sugar is responsible for linking nitrogenous base in a polynucleotide chain. आप लोग clearly देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैं move कर देती हूँ, right? You can clearly see that you know when a phosphate group is linked to OH of 5 carbon of a nucleoside through phosphodiester linkage, and if you want to link a nitrogenous base that is linked to the OH of your first carbon। तो आपको दो पोजीशंस यहाँ जाननी बहुत जरूरी है कि आपका फॉस्फेट कौन से कार्बन पोजीशन से लिंक हो रहा है राइबोज शुगर की, और आपका जो नाइट्रोजनस बेस है वो कौन से कार्बन से लिंक हो रहा है ऑफ दी पेंटोज शुगर। तो आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं बच्चों, आई एम लेबलिंग इट फॉर यू। दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5th पोजीशन ऑफ कार्बन। तो आप देखो हमेशा नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कार्बन पोजीशन पे लिंक्ड है। क्लियर टू यू? सबको समझ में आया? यस और नो? क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्म न्यूक्लिन फॉर द जेनेटिक मटेरियल वाज यूज्ड बाय फ्रैंकलिन, मेशर, चारगाफ और मैंडल। हु यूज्ड द टर्म न्यूक्लिन फर्स्ट टाइम फॉर द जेनेटिक मटेरियल? PYQ है आपका नीट 2020 का, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। You must know the name of the scientist and your countdown begins here. 15 seconds में आपको राइट आंसर करना है बच्चों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, ऑफ कोर्स। 5, 4, 3, 2, 1 एंड योर टाइम इज अप चिल्ड्रन। यहां पर आपका जो राइट आंसर है दैट इज मेशर, राइट। मेशर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज्ड द टर्म न्यूक्लिन। तो सबसे पहली टर्म डीएनए के लिए डीएनए नहीं यूज की गई थी, इट वॉज Friedrich Mesher who used the term nuclein for the first time in 1869, right?
ही फर्स्ट आइडेंटिफाइड वो एसिडिक सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर इन्होंने जो है डिस्कवर की थी और इन्होंने इनको एक नेम से बुलाया था, दैट वाज न्यूक्लिन। डीएनए नाम बहुत बाद में पड़ा है, राइट? क्लियर टू यू? सो दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। आप ध्यान से देखो, कोई ना कोई जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसका लिंक या तो इस चैप्टर से डायरेक्टली या फिर घुमा फिरा के किसी और चैप्टर के थ्रू, बट आपकी एनसीईआरटी बुक में ही मिलेगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है बच्चों। मैं यहाँ लेबल कर देती हूँ आपके लिए करेक्ट स्टेटमेंट। PYQ फ्रॉम नीट 20, adenine pairs with thymine through 1 hydrogen bond, adenine pairs with thymine through 3 hydrogen bond, adenine does not pair with thymine, adenine pairs with thymine through 2 hydrogen bonds। तो क्लियरली आंसर आपके सामने है। अगर आपको सेलिएंट फीचर्स पता है डीएनए के, चारगाफ रूल आप जानते हैं जो कि अभी हमने क्वेश्चन में अप्लाई किया, यू कैन इजिली आंसर दिस। आई एम मूविंग असाइड एंड योर टाइमर ऑफ 15 सेकेंड्स, द काउंटडाउन बिगिंस नाउ। जल्दी से आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए करेक्ट आंसर। आप क्या समझते हैं एडेनिन और थायमिन की बॉन्डिंग जो है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से होती है? 4, 3, 2, 1। यस बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज एडेनिन और थायमिन की जो पेयरिंग है हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से होती है। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। वेरी गुड बच्चों, जिन्होंने राइट आंसर किया है, ग्रेट अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। बच्चों एडेनिन एंड थायमिन आर ऑलवेज पेयरिंग विद अ डबल बॉन्ड, वाइल अगर मैं गुआनोसिन और साइटोसिन की बात करूं तो दे ऑलवेज बॉन्ड विद ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर टू यू? तो ये नाइट्रोजनस बेसिस की आपस में बॉन्डिंग है, हाउ दे मेक अ बेस पेयर इन अ डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों, एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थायमिन from opposite strand and guanine is bonded with cytosine with 3 hydrogen bonds। तो बहुत ही बेसिक salient feature है आपका डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का, given by Watson Crick, right? Watson and Crick, right? If the distance between 2 consecutive base pairs is 0.34 nanometer, बच्चों न्यूमेरिकल है, डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से पिक किया गया है, ध्यान से सॉल्व कीजिए। अगर दो बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस जो है 0.34 नैनोमीटर है एंड द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ द डीएनए अप्रोक्सीमेटली? ठीक है, आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है, आपको दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस पता है और आपको डीएनए डबल हेलिक्स में कितने टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट है वो यहां पर गिवन है। तो ये PYQ है नीट 2020 का और डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी में सॉल्व्ड है ये। मैं आपको अभी इसके बाद स्टेप दिखाती हूँ, बट आप पहले सॉल्व कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए 10 more seconds और इसके बाद आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। यस, हरी अप, कैलकुलेटेड। वैसे ये एक ऐसी वैल्यू है जो आपको ऑन टिप्स पता होनी चाहिए बिकॉज एनसीईआरटी बुक की लाइन है, राइट? सो 15 seconds बिगिन नाउ। यस, हरी अप, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप बच्चों, टाइम अप, टाइम अप। ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज 2.2 मीटर्स। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस गिवन है और आपको लेंथ गिवन है, राइट? नंबर ऑफ बेस पेयर्स गिवन है। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बेस पेयर्स, राइट? और द लेंथ ऑफ द डीएनए। आपको लेंथ टोटल कैलकुलेट करनी है, बट अगर आपको बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस और नंबर ऑफ बेस पेयर्स पता है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके दैट इज 0.34 नैनोमीटर को दैट इज 10 to the power minus 9 मीटर पर बेस पेयर, राइट? इसको आपको मल्टीप्लाई करना है विद 6.6 into 10 to the power 9 which will come out to be 2.2 meters approximately, राइट? तो आपका यहाँ पे क्लियर आंसर आ जाएगा 2.2 मीटर्स। और जो बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि ये कहाँ से आया न्यूमेरिकल, बच्चों ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही पार्ट है। क्लियरली यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाया गया है। डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive base pairs is 0.34 nanometer. That is equal to 0.34 into 10 to the power minus 9 meters. If the length of DNA double helix in a typical mammalian cell is, it is calculated by multiplying the number of base pairs with the distance between the two base pairs. तो आप क्या करेंगे, 6.6 into 10 to the power 9 को मल्टीप्लाई करेंगे with 0.34 into 10 to the power minus 9 meters पर बेस पेयर्स के साथ और आपके पास जो लेंथ निकल के आएगी डीएनए की दैट विल बी 2.2 मीटर्स,
2.2 मीटर्स। आप लोग कैलकुलेट करके देखिए, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, 2.244 समथिंग आपका आंसर आएगा, बट इट इज कैलकुलेटेड एज 2.2 अप्रोक्सीमेटली। क्लियर टू यू? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है और आपसे इनिशिएशन और टर्मिनेशन फैक्टर्स पूछे गए यूकैरियोट्स में कौन कौन से हैं। ये आपका पीवाईक्यू है फ्रॉम नीट 2019, राइट? इज इट सिग्मा एंड रो रिस्पेक्टिवली, अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, बीटा एंड गामा, और इज इट अल्फा एंड रो रिस्पेक्टिवली? यस। कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में? योर 15 सेकेंड्स काउंटडाउन बिगिंस नाउ। हरी अप, इट इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही डायरेक्ट है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस। यस, दिस इज द बेसिक ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। 5 4 3 2 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप। तो ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज इनिशिएशन के लिए आपको चाहिए होता है एक फैक्टर जिसका नाम है सिग्मा, एंड टर्मिनेशन के लिए आपको फैक्टर चाहिए होता है रो, राइट? सिग्मा एंड रो फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टू टेक प्लेस। क्लियर? और सिग्मा फैक्टर ही बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज को पूरे के पूरे डीएनए टेम्पलेट के साथ। क्लियर टू यू? ऑलराइट, नेक्स्ट आप देख सकते हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी स्निप ऑल्सो क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पर, RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. It associates transiently. Transiently means बहुत कम टाइम के लिए बाइंड करता है इनिशिएशन फैक्टर के साथ और टर्मिनेशन फैक्टर के साथ to terminate the transcription, so that कि टर्मिनेशन इनिशिएट हो जाए, रो फैक्टर comes into action. Clear to you? तो आपको याद रखना है सिग्मा फॉर इनिशिएशन, रो फॉर टर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बच्चों, which scientist experimentally proved that DNA is the sole genetic material in bacteriophage? तो एक्चुअली आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफाज में, किन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, राइट? इज वाज इट बीडल एंड टेटम, मेसेल्सन एंड स्टाल, हर्शी एंड चेज, जेकब एंड मोनोड? लेट मी नो। बहुत ही क्लियर आंसर है, आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है, इसका मैं एक आपको क्लू भी दे देती हूँ, सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, लास्ट एक्सपेरिमेंट है, थर्ड एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। नीट पीवाईक्यू फ्रॉम 2019 एंड योर 15 सेकेंड्स टू आंसर द क्वेश्चन बिगिन नाउ। 15 सेकेंड में जल्दी से सोच के बताएंगे, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने, अगर आपने ध्यान से पढ़ा चैप्टर आपको पता है आंसर। सो 5 4 3 2 1, बच्चों टाइम अप, टाइम अप। आई होप आपने कमेंट सेक्शन में सही आंसर लिखा है, दैट इज योर हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट जो कि उन्होंने बैक्टीरियोफाज और बैक्टीरिया पे किया था, ट्रांसडक्शन रिलेटेड एक्सपेरिमेंट, दैट जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। तो बेसिकली अनइक्विवोकल प्रूफ था ये दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो इससे पहले ग्रिफिथ ने, ऑसवाल्ड एवरी मैक्लियोड ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे, राइट? मैककार्टी ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन जो फाइनल प्रूफ था कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, दैट वाज डन बाय अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज इन द ईयर 1952, राइट? सो दे वर्कड ऑन बैक्टीरियोफाजेस बाय इन्फेक्टिंग अ बैक्टीरिया, राइट? इन्होंने बहुत दो अलग तरह के रेडियो एक्टिव कॉलोनीज जो है प्रोड्यूस की थी, दैट दे यूज्ड फॉर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्ट्रेच ऑफ डीएनए? तो आपका ये क्वेश्चन है फ्रॉम नीट 2019, पीवाईक्यू है, आपके सामने सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड एज वेल एज कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड दोनों गिवन है, आपको इन चारों ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन चूज करना है फॉर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स टू रीड द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन, और फिर मैं आपके लिए 15 सेकेंड्स का टाइमर शुरू करती हूँ टू राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ध्यान रखो, टेम्पलेट और कोडिंग में से कौन सा सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एमआरएनए, राइट? सो योर टाइमर ऑफ 15 सेकेंड्स बिगिंस नाउ। 15 सेकेंड का टाइम है आपके पास राइट ऑप्शन लिखने के लिए, ए बी सी और डी इन दी कमेंट बॉक्स। हरी अप, जस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि कौन से स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा। 3 2
1, बच्चों टाइम अप। सो आई होप यू आर एबल टू सॉल्व। क्लियरली आंसर हमारे सामने है। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है डीएनए का, दैट इज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए, राइट। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की अगर हम सीक्वेंस देखें, ए के सामने वी विल गेट अ यूरासिल, थाइमिन के सामने प्लेस होगा एडेनिन, ग्वानिन के सामने विल गेट सिटिडिन, सिटिडिन के सामने विल गेट ग्वानोसिन, एडेनिन के सामने यूरासिल, थाइमिन। तो बेसिकली जहां पर थाइमिन लगना था, क्योंकि अब हम आरएनए ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, तो व्हाटएवर सीक्वेंस जो भी आरएनए के अंदर बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के थ्रू, बच्चों सिर्फ थाइमिन की जगह पे हमें यूरासिल प्लेस करना है, राइट। तो अब मैं यहां से कुछ सीक्वेंस उठा लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ATGC, ATGC, राइट। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट डीएनए 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड। तो ऑफ कोर्स हमारे पास जो आरएनए सिंथेसाइज होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और ये जो मैंने सीक्वेंस लिखी है बच्चों, दिस इज ऑफ टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये डीएनए का, जिसकी सीक्वेंस मैंने यहाँ पर मेंशन करी है। इसके सामने एक आरएनए ट्रांसक्राइब होगा, दैट विल बी फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो एज यू नो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस स्टैक होंगे। एडेनिन के सामने लगेगा यूरासिल क्योंकि ये आरएनए है, थाइमिन के सामने लगेगा एडेनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, अगेन C is to G, A is to U, T is to A, G and C and G, ठीक है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने सीक्वेंस सिंथेसाइज होगी, और ये जो नई सीक्वेंस बनी है एमआरएनए के अंदर, ये एक्चुअली रिजेंबल करेगी टू द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड और आरएनए की सीक्वेंस में सिर्फ इतना ही फर्क होगा कि कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज थाइमिन इन इट, और यहां पर हमें एमआरएनए में यूरासिल मिलेगा। तो बच्चों ये बेस पेयरिंग के बेसिस पे आप लोग सीक्वेंस बता सकते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी के स्निप में से भी दिखाती हूँ दैट इफ दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस है। टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस आपके पास गिवन है, कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस गिवन है। आपको ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हमेशा क्या यूज करना है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट। तो इसके सामने न्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स की हेल्प से आपको लॉन्ग पॉलीमराइजेशन करके चेन बतानी है। ध्यान रखना आरएनए में हमेशा यूरासिल यूज होगा, थाइमिन नहीं। क्लियर टू यू? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Which of the following nucleic acids is present in an organism having 70S ribosomes only? मैंने आपको एक बात बोली थी कि बच्चों जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो डायरेक्टली एनसीईआरटी में से होगा, मे बी नॉट डायरेक्टली फ्रॉम दिस चैप्टर, वो किसी और चैप्टर से घूम के इंटरलिंक होके आपके सामने आ सकता है। और ये एक ऐसा ही क्वेश्चन है, नीट 2019 में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। So is it single stranded DNA with protein code, double stranded circular naked DNA, double stranded DNA enclosed in a nuclear membrane, double stranded circular DNA with histone proteins? Your time to answer this question begins now. 15 सेकेंड में आपको जल्दी से सोच के बताना है कैसा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा उस ऑर्गेनिज्म में जिसमें 70S राइबोसोम्स मिलते हैं। So 5 more seconds, 4, 3, 2, 1, बच्चों टाइम अप। अब यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा क्लू गिवन था इस क्वेश्चन में कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है जिसमें कैसे राइबोसोम्स मिलते हैं, 70S राइबोसोम्स ओनली। तो बच्चों क्लियर कट है यहाँ पर कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की, और आपको पता है प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, राइट। और इनके अंदर जो हमें डीएनए मिलता है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है, राइट। इट इज सर्कुलर एंड इट इज नेक्ड क्यों? क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तो क्लियर आंसर आपके सामने है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एंड नेक्ड डीएनए इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। और ऐसा रीजन जहां पर ये क्रोमोसोमल मटेरियल पड़ा होता है उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि पैकेजिंग जब आप करते हैं प्रोकैरियोट्स में तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो यहाँ पर उस रीजन को जहां क्रोमोसोम्स पड़े उसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे। और किस तरह का डीएनए हमें मिलेगा, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर एंड नेक्ड। क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर। कौन से ऐसे प्यूरिन्स हैं जो आपको डीएनए और आरएनए दोनों में मिलेंगे? नीट क्वेश्चन 2019।
2019 से पूछा गया क्वेश्चन है, क्या एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स हैं? क्या ग्वानिन और साइटोसिन प्यूरिन्स हैं? क्या साइटोसिन और थायमिन वो प्यूरिन्स हैं, या एडेनिन और थायमिन वो प्यूरिन्स हैं जो आपको डीएनए और आरएनए दोनों में मिलेंगे? वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन एंड योर टाइमर बिगिंस नाउ। 15 सेकेंड्स में जल्दी से सोच के बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए व्हाट इज द राइट आंसर। यस बच्चों, क्विकली। सो 5 more seconds, 5 4 3 2 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। तो ऑफ कोर्स आपको पता है प्यूरिन्स जो हैं सिर्फ 2 ही होते हैं, दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन। आपको क्लियरली पता होना चाहिए बच्चों, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की या राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की जब हम बात करते हैं, so we have 2 types of nitrogen bases, one category is of purines, other is of pyrimidines। purines आपको मिलेंगे एडेनिन और ग्वानिन, राइट, जो कि बोथ डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होते हैं विदाउट एनी डाउट। दोनों तरह के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में आपको मिलेंगे। बट pyrimidines की बात करूं बच्चों, सिर्फ साइटोसिन ऐसा नाइट्रोजनस बेस है जो आपको डीएनए और आरएनए दोनों में मिलेगा, डीएनए और आरएनए दोनों में मिलेगा। वाइल अगर मैं थायमीन की बात करूं, थायमीन इज ओनली प्रेजेंट इन डीएनए, थायमीन इज ओनली प्रेजेंट इन डीएनए। और अगर मैं यूरासिल की बात करूं, दैट इज ओनली अकरिंग इन आरएनए, ये सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है। क्लियर टू यू? सबको क्लियर है? लेट मी शो यू स्निप फ्रॉम एनसीईआरटी ऑल्सो। बच्चों यहाँ पे क्लियरली गिवन है, ध्यान से पढ़िए। देयर आर 2 types of nitrogen bases, there are 2 types of nitrogen bases, purines and pyrimidines. So this is purines, adenine and guanine, pyrimidines, cytosine, uracil and thymine. Cytosine is a pyrimidine which is common for both DNA and RNA. Thymine is present only in DNA, uracil is present only in RNA. ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। All right, clear to you? Can we go to the next question now? So next question is on your screen. Experimental proof for semi-conservative replication of DNA was first shown in, this is NEET 2018 question, was it shown in a plant, bacterium, fungus or a virus? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म में बताई गई थी? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आगे आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चों 15 सेकेंड्स फॉर यू टू आंसर। 15 सेकेंड्स आपके सामने, टाइमर हैज बिगन। 11 10 9, हरी अप बच्चों, जल्दी से लिखिए राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। 5 4 3 2 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। तो ऑफ कोर्स राइट आंसर इज बैक्टीरियम। बच्चों एक्सपेरिमेंटल प्रूफ सबसे पहले की सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है ऑर्गेनिजम्स में, दैट वाज डन इन ई कोलाई। एस्केरेशिया कोलाई वाज द फर्स्ट बैक्टीरिया जिसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था। एंड आई कैन शो यू द स्निप फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है कि डीएनए रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली। इट वाज फर्स्ट शोन इन एस्केरेशिया कोलाई, ठीक है। और उसके बाद हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स में भी दिखाया गया था, और प्लांट्स में एक पर्टिकुलर बीन्स की यहाँ पे बात होती है, दैट इज विशिया फेबा। विशिया फेबा वाज द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बीन्स जिसमें ये फर्दर एक्सपेरिमेंट किया गया था। एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय मेसेल्सन एंड स्टाल, मेसेल्सन एंड स्टाल। सो डायरेक्ट क्वेश्चन कमिंग, या तो साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है या फिर दे आस्किंग द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज। ईयर पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बहुत रेपिटेटेड क्वेश्चंस हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फाइनल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ। अभी कुछ क्वेश्चंस पहले हमने डिस्कस किया, ध्यान से सोचो। पीवाईक्यू है 2017 से। किसने एक्सपेरिमेंट किया था टू प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल? क्या वो ग्रिफिथ थे, हर्शी एंड चेज, एवरी मैक्लियोड, मैककार्टी, और वाज इट हरगोबिंद खुराना? बच्चों 10 सेकेंड्स दे रही हूं, ध्यान से सोचो। हु डिड द एक्सपेरिमेंट? फाइनल। और मैं यहां पर लिख देती हूं एक पर्टिकुलर लाइन, एक पर्टिकुलर फ्रेज हम यूज करते हैं, अनइक्विवोकल प्रूफ, unequivocal proof that DNA is the genetic material, that DNA is the genetic material। ये किसने किया था एक्सपेरिमेंट? Was it ग्रिफिथ, हर्शी चेज, मैक्लियोड, मैककार्टी, एवरी, या हरगोबिंद खुराना? So your timer begins now। आपका टाइमर शुरू हो चुका है बच्चों, जल्दी से बताएंगे। Yes, everybody।
हाँ जी बच्चों, so your time is up. Your time is up. Let's see what the right answer is. Of course बच्चों, Hershey and Chase. अभी हमने डिस्कस किया था that you know Hershey and Chase did the experiments. Okay, let me see what has happened to it. 1 second. Yes, so Hershey and Chase did experiments. I can show you snip from NCERT as well. अभी मैंने आपको दिखाया भी था, ये हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया है. Unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiments of Hershey and Martha Chase, and they used bacteriophages and bacteria to prove that DNA is the genetic material, right? Final proof came from their experiments. तो इससे पहले ग्रिफिथ और ऑसवर्ल्ड एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे, राइट? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन, दैट इज H1, राइट? H1 जो सब यूनिट है हिस्टोन की, वो जो एसोसिएट जब करता है न्यूक्लियोसोम्स के साथ, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? Is it indicating transcription is occurring? Is it indicating DNA replication is occurring? DNA कंडेंस हो चुका है क्रोमैटिन फाइबर में, या DNA डबल हेलिक्स एक्सपोज्ड है? What is being proved to you है? क्या प्रूव कर पा रहे हैं हम इससे? Yes, PYQ from NEET 2017. Transcription is occurring, replication is occurring, DNA is condensed or DNA double helix is exposed. So your timer begins now. 15 seconds में हरी अब बच्चों जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे सबके सब बच्चे कमेंट बॉक्स पे, एंड कीप अ नोट आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं और गलत, राइट? आई विल आस्क यू द स्कोर इन द एंड. 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों. ऑफ कोर्स यहाँ पर डीएनए पैकेजिंग की बात हो रही है. हमें पता है कि हिस्टोन एक टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं, राइट? हिस्टोन एक टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं जो कि पैकेजिंग में इन्वॉल्व है डीएनए की, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग में इन्वॉल्व है, और हमें पता है कि हिस्टोन प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो इट इज एन ऑक्टेमर, ठीक है? ऑक्टेमर है ये, जो कि कितने प्रोटीन से बना है, कितनी सब यूनिट से बना है? 8 सब यूनिट्स, जिसमें से अंदर हमें मिलती हैं H2A, H2B, H3 एंड H4. तो बच्चों ऐसी 4 सब यूनिट्स आपको जो सामने दिखाई दे रही हैं, इसके पीछे ही ऐसी ही सेम सब यूनिट्स और हैं. तो सेम आपको H2A के पीछे H2A नजर आएगा, H2B के पीछे H2B, 3 के पीछे 3 एंड 4 के पीछे 4, और इसके साथ आपको एक लंबा सा H1 मॉलिक्यूल नजर आएगा, H1 सब यूनिट नजर आएगी, जो कि कंडेंस कर रहा है आपके न्यूक्लियोसोम को, आपके स्ट्रक्चर को लिंक कर रहा है विद द नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम. और ये जो पैकेजिंग है बच्चों, इट इज रिजल्टिंग इनटू अ क्रोमैटिन फाइबर. इस सब को ज्वाइन करके, इन सब न्यूक्लियोसोम्स को जोड़ के हमारे पास एक लंबा सा स्ट्रक्चर बनता है क्रोमोसोम और प्रोटीन के एसोसिएशन से, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर. सो लेट मी शो यू इन द एनसीईआरटी बुक एज वेल, ठीक है? तो यहाँ पर डीएनए is wrapped around the positively charged protein histone octamer, forming a structure called nucleosome. Typical nucleosome contains 200 base pair of DNA helix, and nucleosomes constitute repeating unit of structure in a nucleus called chromatin. तो chromatin fibers बनेंगे long nucleosomes की linking से. At that linkage is brought about by H1 molecule. H1 histone protein जो है सबके सब न्यूक्लियोसोम्स को लिंक करता है, एंड इट लुक्स लाइक अ बीडेड स्ट्रक्चर. इट लुक्स लाइक अ नेकलेस. ऐसा लगता है नेकलेस के ऊपर के पर्ल्स हैं, बीड्स हैं एक्चुअली वो न्यूक्लियोसोम्स के. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. स्प्लाइसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ, ये आपका PYQ है फ्रॉम नीट 2017 बच्चों. स्प्लाइसियोसोम्स आपको कौन से ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलेंगे? नॉट फाउंड. इज इट प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स और बैक्टीरिया? क्विकली बताइए बच्चों. 15 सेकेंड का टाइमर आपका शुरू होता है अब. 15 सेकेंड्स में क्विकली यू विल टेल मी स्प्लाइसियोसोम्स कहां नहीं मिलेंगे आपको? प्लांट, फंजाई, एनिमल्स और बैक्टीरिया. स्प्लाइसियोसोम्स, आई एम गिविंग यू अ क्लू, स्प्लाइसिंग में यूज होते हैं. 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप. स्प्लाइसियोसोम्स बच्चों स्पेशल तरह के प्रोटीन्स हैं जो स्प्लाइसिंग में यूज होते हैं. And splicing you know is a post transcriptional process. Transcription के बाद यूकैरियोट्स में सिर्फ, राइट, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ओनली इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. मैं यहाँ पर स्पेशली लिख देती हूँ कि यूकैरियोट्स की बात हो रही है, सिर्फ उसी में हमें स्प्लिट जीन अरेंजमेंट मिलता है. व्हाट इज स्प्लिट जीन अरेंजमेंट? कि आपको एक लॉन्ग
आरएनए चेन में, राइट, जो ट्रांसक्रिप्शन से बनी है उसमें आपको एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स नजर आएंगे। एक्सॉन्स आपके वो एरियाज हैं जो एक्चुअल में प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे, बट इंट्रॉन्स आपके वो एरियाज हैं, वो स्ट्रेचेस हैं जो आपको नहीं रिक्वायर्ड हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। तो आपको क्या करना है, स्प्लाइसिंग के थ्रू आपको इन इंट्रॉन्स को रिमूव करना है और एक्सॉन्स को लाइगेट करना है, राइट। सो दिस इज एक्सॉन, एक्सॉन एंड एक्सॉन। तो इस प्रोसेस को, जिसमें हम स्पेशल तरह के प्रोटीन स्प्लाइसियोसोम्स का यूज करके स्प्लाइसिंग करते हैं, व्हाट इज स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड लाइगेशन ऑफ एक्सॉन्स, दिस इज डन ओनली इन यूकैरियोट्स। और आपको पता है बैक्टीरिया यूकैरियोट्स नहीं है, तो बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं है, इसलिए स्प्लाइसियोसोम्स भी नहीं चाहिए। सो यू कैन हैव अ लुक हियर बच्चों, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, क्योंकि बैक्टीरिया में mRNA जो है किसी प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रखता है, मतलब हमें किसी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज को करने की जरूरत नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। और क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एट द सेम टाइम चलते हैं बैक्टीरिया में, सो वी डू नॉट रिक्वायर टू डू पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस इन बैक्टीरिया, इसलिए हम स्प्लाइसोसोम्स की बात बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में नहीं करेंगे। क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। अगर एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए है और इससे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, तो स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन है फ्रॉम नीट 2016। क्या उसको पॉलीमर बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स और पॉलीसोम्स? लेट मी नो, ऐसा लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ आरएनए जिसमें बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, ऐसा स्ट्रेच क्या कहलाता है? पॉलीमर, पॉलीपेप्टाइड, ओकाजाकी और पॉलीसोम। एंड योर 15 सेकेंड्स टाइमर बिगिंस नाउ। जल्दी से सोच के बताएंगे सभी बच्चे दैट क्या कहलाता है ये पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ आरएनए। यस, 5 4 3 2 1। टाइम इज अप बच्चों, टाइम इज अप। ऑफ कोर्स हमने पढ़ा है कि प्रोकैरियोट्स में, राइट, हमें एक स्पेशल तरह का स्ट्रैंड मिलता है आरएनए का जिसपे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीसोम, और वी आल्सो कॉल इट पॉलीराइबोसोम। इट इज फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोट्स। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, पॉलीसोम, पी स्टार्टिंग फ्रॉम पी एंड स्टार्टिंग फ्रॉम पी इज प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में एट द सेम टाइम सेम आरएनए मॉलिक्यूल्स से जब मल्टीपल राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, सो यू नो मल्टीपल प्रोटीन्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। तो ऐसी कंडीशन, ऐसे स्ट्रेच ऑफ आरएनए को जिससे मल्टीपल प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ सिंगल आरएनए स्ट्रैंड, फ्रॉम सिंगल आरएनए स्ट्रैंड, ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रैंड को हम बोलते हैं पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप आपने सही ऑप्शन लिखा है कमेंट बॉक्स में। इफ नॉट, प्लीज नोट इट डाउन कि पॉलीसोम्स वो स्ट्रक्चर्स हैं और प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं सिर्फ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज catalyzes transcription on one strand of the DNA which is called what? उस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं जहां पर आपको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में अटैच होता हुआ नजर आएगा, कैटालिसिस करता हुआ नजर आएगा। सो नीट क्वेश्चन 2016 से, इज इट कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, अल्फा स्ट्रैंड, एंटी स्ट्रैंड? लेट मी नो द राइट आंसर। 10 seconds फॉर यू टू थिंक। अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था ये कि टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड में से कौन एक्चुअली इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन में। सो 15 सेकेंड टाइमर्स बिगिंस फॉर यू नाउ। 15 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से सोच के बताइए कि कौन सा पर्टिकुलर स्ट्रैंड इन्वॉल्व है ट्रांसक्रिप्शन में। सो वेरी लेस टाइम, 5 4 3 2 1 एंड टाइम इज अप चिल्ड्रन, टाइम इज अप। अभी हमने डिस्कस किया था कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, वी हैव 2 strands of DNA. One is running from 3' to 5' end, which is known as template strand of DNA, right? और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो रन करता है 5' से 3' end की तरफ, which is known as coding strand. तो बच्चों जो हमारा mRNA का सिंथेसिस होता है, दैट इज इन फ्रंट ऑफ 3' to 5' end, राइट? कौन सी डायरेक्शन में रन करेगा हमारा आरएनए? mRNA 5' to 3' डायरेक्शन में रन करेगा। सो दिस इज आरएनए बीइंग ट्रांसक्राइब्ड, राइट? तो बच्चों क्लियर है कि जब टेम्पलेट
टेम्पलेट स्ट्रैंड से हमने कोडोन्स को रीड करना है, तो हमारा जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो कहां पर आकर अटैच करेगा? इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट विल बी अटैचिंग टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए. Clear to you? DNA dependent RNA polymerase will attach to template strand of DNA. यहां से कोड्स रीड करके हमारा न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, दैट इज mRNA. So your right answer is of course template strand. Clear to you? सबको समझ में आया? And let's see where it is given in the NCERT book. तो क्लियर है बच्चों, यहां पर आपके पास मेंशन्ड है, डायरेक्टली मेंशन्ड है, since two strands have opposite polarity, template और coding strand की opposite polarity है, तो DNA dependent RNA polymerase catalyze करेगा polymerization को only in 5 prime to 3 prime direction, right? और ये attach कहां पर करेगा? template strand के ऊपर. ठीक है, all right, clear to you? जहां से codons को read करना है वहीं से attachment होगी, जहां से codes को read करना है, bases को read करना है, वहीं से attachment होगी RNA polymerase enzyme की. I hope it is clear to you. Yes or no? Next question. Molecule that act as a genetic material must fulfill the traits given below. कि जो genetic material होता है वो सभी के सब traits follow करेगा इन सब options में से except, तो आपसे exception पूछी गई है. Question from NEET 2016. कौन सा इनमें से सही actual में trait नहीं है for the best genetic material? Right? So I am beginning your countdown now to answer. 15 seconds, quickly read the options and write your answer in the comment box. Right? Hurry up. 5, 4, 3, 2, 1. And time is up, बच्चों, time is up. So of course, आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही नहीं है for a nucleotide to behave as a genetic material. You can clearly see. It should be able to express itself in the form of Mendelian characters. Yes, of course, factors की form में express करना चाहिए DNA molecule को. It should bring the information, right? It should be able to generate its replica, of course. जो अच्छा genetic material होगा उसके पास replication की capability भी जरूर होनी चाहिए, just like our DNA has. It should be unstable structurally. No, it should not be unstable. It should be stable structurally and chemically. That's why your right answer. Wrong. Exception बतानी थी आपको यहाँ पर. That was C option, right? It should be not unstable. It should be rather stable. ठीक है. और last option है, it should provide the scope of slow changes. Of course, variations के changes slowly with the evolution genetic material को provide करने चाहिए. That's the basis of sexual reproduction, right? Sexual reproduction इसीलिए करते हैं ताकि जब gametes बने, and you know gametes come from two different parents, they bring about variations which are referred to as slow changes occurring during the evolution. Clear to you? तो सिर्फ एक possibility यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, एक probability यहाँ पर नहीं fulfill हो रही है, that is unstable DNA और RNA. No, not required. Okay, so you can see आपकी NCERT book में clearly criteria mentioned है कि कैसे एक molecule best genetic material serve करेगा. जब वो अपनी रेप्लिका बना सके, जब वो स्टेबल हो केमिकली और स्ट्रक्चरली, जब वो स्लो चेंजेस कॉज कर सके, जिसको आप म्यूटेशन भी कह सकते हैं, राइट? बट इट शुड नॉट बी अ सडन चेंज. ठीक है, ये सडन चेंज नहीं होना चाहिए. और इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मैंडेलियन कैरेक्टर्स. ठीक है, मैंडल के जीन्स के फॉर्म में अपने आप को ये केमिकली एक्सप्रेस कर सके. क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. विच ऑफ द फॉलोइंग RRNAs? तो RRNA के बारे में पूछा गया है. ऐसा कौन सा RRNA है जो स्ट्रक्चरल भी है और राइबोजाइम भी है इन केस ऑफ बैक्टीरिया? राइबोजाइम होता है राइबोसोम एक्टिंग एज एन एंजाइम. राइबोसोम एक्टिंग एज एन एंजाइम. तो क्या ये 5s RRNA यूनिट है, 18s RRNA यूनिट है, 23s है या 5.8s है? कम ऑन, क्विकली बताएंगे सब बच्चे. एंड आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 15 seconds टू राइट द आंसर. क्विकली थिंक एंड राइट द राइट आंसर. कौन सी यूनिट इसमें से राइबोजाइम और स्ट्रक्चरल आरएनए दोनों की तरह एक्ट करेगी? 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप बच्चों, टाइम अप. सो ऑफ कोर्स यू नो, आपकी एनसीईआरटी बुक में क्लियर मेंशन है ऑफ 23s RRNA. 23s स्मॉल सब यूनिट ऑफ RRNA to act as one of the ribozymal unit. Ribozyme
of carrying out translation. So ribosome also acts as catalyst, that is 23S rRNA in bacteria is the enzyme, that is ribozyme. Ribosome behaving as a catalyst is ribozyme. तो क्लियर लाइन है आपकी एनसीईआरटी बुक की, एंड दिस इज अ केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया की बात हो रही है, राइट? क्लियर टू यू? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टेलर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स। अभी कुछ क्वेश्चन पहले मैंने आपको कहा था कि कैसा हुई, और एक और रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, तो ध्यान से पढ़िए। नीट 2016 में पूछा गया है। पहले हमने क्वेश्चन किया था कि किस पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अब आपसे पूछा गया है कि टेलर ने भी कंडक्ट किए थे एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, लेकिन ये किस प्लांट में या किस ऑर्गेनिज्म में किया गया था? विंका रोजिया, विशिया फेबा, ड्रोसोफिला, ई कोलाई। तो क्लियर है आपके पास? फर्स्ट और सेकंड आपके पास प्लांट्स है, दिस इज अ फ्रूट फ्लाई एंड ई कोलाई इज अ बैक्टीरिया। ध्यान से सोचिए और बताइए टेलर ने एक्सपेरिमेंट्स कब किए थे? इट वाज इन द ईयर 1958, राइट? आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स डन ऑन बैक्टीरिया। आई एम गिविंग यू मेनी क्लूज है। सो 15 सेकेंड्स टाइमर बिगिंस नाउ। जल्दी से बताएंगे, क्लियरली सोच के बच्चों, कौन से ऑर्गेनिज्म के ऊपर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंट हुआ था? 5 4 3 2 1। बच्चों टाइम अप, टाइम अप, एंड योर क्लियर आंसर हियर इज विशिया फेबा, विच इज योर वन ऑफ द बीन्स कैटेगरी, राइट? ये आपकी एक तरह की बीन्स होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि यूज की गई थी फॉर प्रूविंग सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ chromosomes, right? Semi-replicative conservation of chromosomes, and this is also mentioned in your NCERT book. Let me show you the line here. Very similar experiments using radioactive thymidine. तो आपसे ये मॉलिक्यूल का नाम भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियोएक्टिव थाइमिडीन को यूज किया गया था टू प्रूव that DNA in the chromosomes was replicating semi-conservative, किस केस में? विशिया फेबा, विच आर पॉपुलरली नोन एज योर फेबा बीन्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किसने किया था? टेलर एंड हिज कॉलीग्स इन 1958, राइट? टेलर एंड हिज कॉलीग्स इन 1958 डिड दिस एक्सपेरिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कॉमनली, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज। एक स्ट्रक्चरल जीन जो डीएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, उसका इक्विवेलेंट क्या कहलाता है? म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन, ओपेरॉन, रेकॉन। एंड दिस इज PYQ फ्रॉम नीट 2016. लेट मी नो द राइट आंसर हियर. व्हाट इज द करेक्ट term for used for an equivalent of structural gene? Is it muton, cistron, operon or recon? So I am beginning your 15 seconds timer now. 15 सेकेंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से लिख के बताइए that what is the right answer. This is a very direct question. Clearly आपके सामने है, right? क्या बोलते हैं? Yes. 3 2 1 and time is up children, time is up. तो बहुत क्लियर है that the structural gene, the functional unit of a particular DNA segment जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन ट्रांसलेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व है, it is known as cistron. It is known as cistron. You can find this line in your NCERT book as well. Clearly आपके सामने mention है NCERT book में that DNA sequence coding for TNA और tRNA और RNA molecule also defines a gene by defining a cistron as a segment of DNA coding for a polypeptide. ऐसा DNA का कोड जो कि पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. इसी को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ी है. लेट मी मेक वन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, राइट? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो है जहां पर हमें अपस्ट्रीम की तरफ नजर आएगा द इनिशिएशन पार्ट, राइट? जो हमारा एक्चुअल में इनिशिएशन जीन जहां पर पड़े हुए हैं, देन वी विल फाइंड अ पार्ट टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम एंड दैट वी कॉल टर्मिनेशन पार्ट, राइट? एंड इन बिटवीन हमें नजर आएगा स्ट्रक्चरल जीन, राइट? ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द सिस्ट्रॉन. दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट फ्लैंक्ड बाय अ इनिशिएशन रीजन, टर्मिनेशन रीजन और बीच में है स्ट्रक्चरल जीन, और इसी स्ट्रक्चरल जीन को हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन. और ये सिस्ट्रॉन्स भी जो है दो तरह के हो सकते हैं. इट इज ऑल्सो मेंशन यूकैरियोट्स में आपको मिलेगा मोनोसिस्ट्रॉनिक यूनिट. मोनोसिस्ट्रॉनिक इज
one functional RNA giving rise to one particular protein, but polycistronic condition आपको मिलेगी प्रोकैरियोट्स के अंदर, जहां पर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल जीन जो है वुड बी सिंथेसाइजिंग मेनी पॉलीपेप्टाइड्स एट अ गिवन टाइम. ठीक है, तो यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन, राइट, और इसमें हमें इंटरप्टेड कोडिक सीक्वेंसेस भी मिलेंगे इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. लेकिन अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं उसमें हमें सिर्फ एक्सॉन्स मिलेंगे, कोई भी एडिशनल सीक्वेंस नहीं प्रेजेंट होगी. तो बच्चों, सिस्ट्रॉन इज द स्ट्रक्चरल जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन. क्लियर टू यू? सबको समझ में आया? ऑल राइट, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, मैं आपको ऑप्शंस रीड करने का इनफ टाइम दे रही हूं. इन कैपिंग, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 3' एंड ऑफ द HNRNA. क्या HNRNA के 3' एंड पे हम मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगाते हैं? और इज इट RNA पॉलीमरेज जो है बाइंड करता है रो फैक्टर को टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? कोडिंग स्ट्रैंड जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में इज कॉपीड टू एन RNA. क्या कोडिंग स्ट्रैंड से mRNA बनाया जाता है? और इज इट दैट स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स? तो आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है. आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट. जल्दी से सोचो और फिर 15 सेकेंड्स के काउंटडाउन में आप जल्दी से अपना राइट आंसर लिखना. क्विकली थिंक अबाउट इट. देखो ये PYQ है फ्रॉम योर नीट 2021. नीट 2021 का PYQ है आपका. सो आई एम बिगिनिंग योर 15 सेकेंड्स टाइमर नाउ. क्विकली राइट द राइट आंसर. करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. यस, everybody lets me know that which is the right answer, which is the correct statement. 2, 1 and time is up, children. Of course your right statement is RNA polymerase binds with rho factor to terminate the process of transcription. बच्चों, rho factor ही तो responsible है termination के लिए transcription की. हमने पढ़ा है कि if this is ट्रांसक्रिप्शन हैपनिंग, तो आपके इनिशिएशन रीजन में आपको एक फैक्टर मिलेगा सिग्मा फैक्टर, और टर्मिनेशन रीजन में आपको एक फैक्टर मिलेगा दैट इज नोन एज योर रो फैक्टर. तो जब RNA पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर बाइंड करेगा विद द रो फैक्टर, तभी टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी एंड द नेसेंट RNA विल बी रिलीज. RNA पॉलीमरेज अलग हो जाएगा और mRNA की जो चेन सिंथेसाइज हुई है दैट विल ऑल्सो बी रिलीज फ्रॉम द DNA. Clear to you? So this is the right statement. I hope it is clear to you. Clear mention है यहाँ पे. RNA polymerase is only capable of catalyzing process of elongation. It associates transiently with initiation factor and termination factor. किस चीज के लिए? सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करेगा तो दैट विल बी इनिशिएशन, और रो फैक्टर के साथ बाइंड करेगा तो इट विल बी टर्मिनेशन. क्लियर टू यू? ऑलराइट, यस और नो? Clear? Next question. What is the role of RNA polymerase 3? RNA polymerase 3 एंजाइम का यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन में क्या रोल है? Is it transcribing rRNAs? Is it transcribing tRNA? Is it transcribing mRNA? Or it is only transcribing small nuclear RNAs, snRNAs? So this is a PYQ from NEET 2021. नीट 2021 का क्वेश्चन है बच्चों. जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस. हरी अप एंड ओनली 15 सेकेंड्स फॉर यू फ्रॉम नाउ टू आंसर दिस. 15 सेकेंड का टाइमर शुरू हो चुका है आपके सामने. द क्लॉक इज रनिंग. हरी अप, जल्दी से बताएंगे RNA पॉलीमरेज 3 का क्या रोल है यूकैरियोट्स के अंदर. 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप बच्चों, टाइम अप. आपके सामने है आंसर. क्लियरली यू नो दैट RNA polymerase is responsible for transcription of tRNA, FSrRNA, 5srRNA and small nuclear RNA. राइट? अगर मैं आपको NCERT बुक का स्निप दिखाऊं, क्लियरली आपके सामने है RNA polymerase 3 यूकैरियोट्स में रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5srRNA and small nuclear RNAs. क्लियर? और इसी के साथ आप नेक्स्ट लाइन में बढ़ सकते हैं. RNA polymerase 2 जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ HNRNA. क्लियर टू यू? ऑलराइट, अभी एक और ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैंने आपको नेक्स्ट लाइन भी पढ़वा दी है. राइट? क्लियर? ऑलराइट,
और बचे हैं हमारे पास rRNAs, right, which are transcribed by RNA polymerase 1. Clear? Next question. First phase of translation is, जब हम translation की बात करते हैं तो it means I am talking about polypeptide synthesis. What is polypeptide synthesis? Protein synthesis की बात हो रही है, right? Protein synthesis की जब हम बात करते हैं तो बच्चों सबसे पहले protein synthesis में क्या मिलेगा आपको? Recognition of DNA molecule, amino acylation of tRNA, recognition of an anticodon और बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम. तो मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, ध्यान से सोचिए व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस. अमीनो असाइलेशन ऑफ tRNA, recognition of anticodon, बाइंडिंग ऑफ mRNA और recognition of DNA molecule. So your question from NEET 2020, NEET 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान से सोचिए, सही से आंसर करना है सबने. एंड योर टाइमर टू आंसर दिस क्वेश्चन बिगिंस नाउ. 15 seconds from now. Quickly write your answer in the comment box. हरी अब बच्चों जल्दी से. Yes, everybody should be participating. 5, 4, 3, 2, 1 and time is up बच्चों. Time is up. Of course सबसे पहले जैसे ही ट्रांसलेशन शुरू होती है तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, that is amino acylation of tRNA. Amino acylation of tRNA refers to the binding of amino acid at amino acid binding site of tRNA, right? tRNA की जो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है उस पर जब जाकर अमीनो एसिड अटैच कर जाता है, that is known as amino acylation, and this takes place with the help of an enzyme जिसको हम बोलते हैं amino acyl synthetase enzyme, right? ये किसकी हेल्प से हो पाता है? takes place with the help of an enzyme amino acyl synthetase enzyme. So you can have a look here बच्चों, यहाँ पे clearly mentioned है कि जब भी first phase itself amino acids are activated in the presence of ATP, तो amino acids activate होंगे ATP के presence में and they are linked to their cognate tRNA. तो बेसिकली अमीनो एसिड्स की अटैचमेंट की बात हो रही है विद देयर tRNA मॉलिक्यूल, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इधर चार्जिंग ऑफ tRNA और वी कैन ऑल्सो कॉल इट अमीनो असाइलेशन ऑफ tRNA. एंड व्हाई डू वी कॉल इट अमीनो असाइलेशन? बिकॉज यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम यूज हो रहा है, अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम, विच इज अटैचिंग अमीनो एसिड टू द tRNA. अमीनो एसिड अटैचमेंट टू द tRNA, right, which is the first phase of your translation. सबसे पहला प्री रिक्विजिट है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपकी ट्रांसलेशन होने के लिए. क्लियर है सबको समझ में आया? व्हाट इज दिस क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड. तो आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिक कोड. क्वेश्चन है आपका नीट 2019 से, और सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आपको सही कॉम्बिनेशन चूज करना है. क्या जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, नॉन एम्बिगुअस है, ओवरलैपिंग है? इज इट डीजेनरेट, ओवरलैपिंग, कॉमालेस? इज इट यूनिवर्सल, एम्बिगुअस, डीजेनरेट? इज इट डीजेनरेट, नॉन ओवरलैपिंग और नॉन एम्बिगुअस? जल्दी से ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए. 10 सेकेंड्स बाद में आपका टाइमर शुरू करूंगी. हरी अब बच्चों ध्यान से सोच के बताइए व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस. Everybody lets me know the right answer. Yes. So I hope you have reached to the right option. Your timer begins now. 15 seconds में quickly बताइए बच्चों सोच के कि what is the right answer. Yes. Yes बच्चों. Everybody. 5, 4, 3, 2, 1. Time up, time up, time up. Of course बच्चों यहाँ पर जो हमारा right combination है that is the genetic code is degenerate, non-overlapping, non-ambiguous, right? तो degeneracy of the genetic code, ambiguity और non-overlapping के बारे में आपने पढ़ा है. बट अगर मैं बात करूं यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस हमसे पूछा गया था, राइट? इफ आई शो यू फ्रॉम द NCERT बुक, सेलिएंट फीचर्स में क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर कुछ अमीनो एसिड्स मोर देन 1 कोडोन से कोड किए जाते हैं दैट इज डीजेनरेसी ऑफ द कोड. और यहाँ पर हमारा जो यूनिवर्सल जेनेटिक कोड है दैट इज ऑलवेज रेड इन अ कॉन्टिगुअस फैशन. कॉन्टिगुअस का मतलब है कॉन्टिन्यूअस मैनर में पढ़ा जाता है. कोई कॉमा, कोई पंक्चुएशन, कोई फुल स्टॉप, किसी भी तरह के पंक्चुएशन हम यूज नहीं करते हैं, राइट? डीजेनरेसी, कॉन्टिगुअसी एंड नेक्स्ट वाज
ambiguity of the genetic code, which is also talked about here. Ambiguous, non-ambiguous है genetic code, right? So these are the three very important, salient features which you need to know about the genetic code. Clear to you? Next question on your screen. This is snipped from NCERT, right? ये salient features आपको पता होने चाहिए. Clear? Next question. Which of the following features of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? बच्चों ये बहुत important question है. This is not only a question from your chapter molecular basis, ये आपके बायोटेक्नोलॉजी का भी क्वेश्चन हो सकता है. तो ये नीट 2019 में पूछा गया था. दिस इज वन सच क्वेश्चन जो जेनेटिक कोड और डीएनए टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन से बना है. ध्यान से सोचिए, जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट, यूनिवर्सल, स्पेसिफिक, नॉट एम्बिगुअस. कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट सूट करता है फॉर प्रोड्यूसिंग ह्यूमन इंसुलिन इन अ बैक्टीरिया थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? एंड यू राइट टाइम टू आंसर द राइट ऑप्शन इन द कमेंट बॉक्स बिगिंस नाउ. 15 सेकेंड्स का टाइमर है. जल्दी से सोच के बताइए व्हाट इज द राइट आंसर. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. क्लियर? टाइम अप बच्चों, टाइम अप, टाइम अप. तो ऑफ कोर्स बच्चों, जब हम कहते हैं जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल का मतलब है कि जैसे जेनेटिक कोड्स आपको ह्यूमन के अंदर मिलेंगे, वैसे ही जेनेटिक कोड आपको प्लांट्स के अंदर मिलेंगे, फंजाई के अंदर मिलेंगे, बैक्टीरिया के अंदर मिलेंगे, एनिमल्स के अंदर मिलेंगे, राइट? तो सेम तरह के यूनिवर्सल जेनेटिक कोड्स एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करते हैं. इसीलिए हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करके क्या किया है, ह्यूमन इंसुलिन सिंथेसाइज कराया है इन द बॉडी ऑफ अ बैक्टीरिया. इसका सिंथेसिस कराया हमने बैक्टीरिया की बॉडी में. लेकिन इस ह्यूमन इंसुलिन की एप्लीकेशन हम कहाँ यूज करते हैं? ह्यूमंस. और ऐसा इसीलिए पॉसिबल है, आप ह्यूमन रिलेटेड प्रोटीन इसीलिए बैक्टीरिया में सिंथेसाइज कर पा रहे हैं क्योंकि आपका जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है. मतलब सेम कोडॉन्स जो हैं सेम तरह के अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोजोन्स, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें अप्लाई नहीं होता, बट 99% ऑफ द ऑर्गेनिजम्स they code for the same type of amino acids in different organisms. So this is universality of the genetic code. Clear? All right? तो again same यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ये point, ये salient feature यहाँ पर mention है that because the genetic code is universal, for example from bacteria to human, ट्रिपल यू विल कोड फॉर फिनाइलएलनिन. तो सेम अमीनो एसिड सेम प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के कोडोन्स एंड सम प्रोटोजोन्स, तो उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं, राइट? सो वी गो विद द जनरल रूल्स. क्लियर? मैच द फॉलोइंग. अब मैंने आपको कहा था एक आरएनए पॉलीमरेज रिलेटेड आपको क्वेश्चन और मिलेगा. तो ये नीट 2019 का पीवाईक्यू है. आपको करेक्ट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऑफ द यूकैरियोट्स के साथ मैच करना है. द टाइप ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब्ड बाय देम. कौन सा आरएनए इन पर्टिकुलर आरएनए पॉलीमरेजेस से ट्रांसक्राइब होता है? आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3. डू दे ट्रांसक्राइब टीआरएनए, आरआरएनए, एचएनआरएनए? तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. यू हैव टू मैच देम विद द करेक्ट कोड. क्विकली क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2019 पीवाईक्यू. जल्दी से सोच के बताइए. 10 seconds more and then I'll begin your timer here to write the answer in the comment box quickly. All right, ready with the answer? सबका आंसर तैयार है? And your 15 seconds timer begins now. जल्दी से सोचिए. अभी हमने ऐसे एक related question solve किया है. What will be the right answer for this? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And time up बच्चों, time up, time up. तो of course your right answer is option number C, जहां पर आपका RNA polymerase 1 मैच करता है. So if I show you in the NCERT itself, जो भी मैंने आपको snip दिखाया था, right, from the NCERT itself, दोबारा से उसको पढ़ते हैं. RNA polymerase 1 responsible है rRNAs की transcription के लिए. RNA polymerase 3 is responsible for transcription of tRNA. RNA polymerase 2 is responsible for transcription of hnRNA. That is further going to form your mRNA, right? जो आपका splicing होने के बाद, post transcriptional changes होने के बाद mRNA में transform हो जाएगा. तो clear? आपको
क्लियरली ये तीनों आरएनए पॉलीमरेजेस के फंक्शंस याद होने चाहिए फॉर यूकैरियोट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स रेफर्स टू। ESTs एक टर्म है जो हम जनरली यूज करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में, PYQ है 2019 से। ये एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स की बात हम कहाँ करते हैं? इज इट फॉर पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन, DNA polymorphism, novel DNA sequences, genes expressed as RNA। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स एक्चुअल में क्या होती हैं? ध्यान से सोचिए, क्या ये पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है? DNA polymorphism, novel DNA sequences, genes expressed as RNA। So your timer to answer the question begins now। 15 seconds में क्विकली बच्चों सोच के बताइए दैट कौन से ऑप्शन को आप सबसे रेलेवेंट मांग रहे हैं in terms of ESTs। So 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप बच्चों, टाइम अप, टाइम अप। ऑफ कोर्स जब हम ESTs की बात करते हैं तो यू शुड नो बच्चों, दे आर दी सीक्वेंसेस ऑफ जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। हमारे पास DNA का बहुत सारा जंक मटेरियल पड़ा है, ऐसा DNA पड़ा है विच इज नॉट एक्चुअली ट्रांसक्राइबिंग, विच इज नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? तो ऐसा DNA का स्ट्रेच जो RNA में ट्रांसक्राइब नहीं करता है, दैट इज जंक DNA, बट जो एक्सप्रेस करता है दैट इज एक्चुअली नोन एज EST। The part of DNA, the genes that actually transcribe into RNAs are known as expressed sequence tags। expressed sequence tags, और इसका mention आपको मिलेगा in your human genome project, जहां पर बात की गई है one approach of human genome project focused on identifying all the genes that are expressed as ESTs। मतलब सिर्फ उन्हीं जीन्स पे फोकस किया जाए जो बॉडी में एक्चुअल में RNA बनाती हैं, प्रोटीन बनाती हैं फर्दर। वाइल जो अदर अप्रोच थी दैट वाज अ ब्लाइंड अप्रोच, जो कि फोकस करती थी कि हम कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस दोनों को ही एनालाइज कर ले, मैप कर ले इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट? क्लियर टू यू? तो हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स की जब भी बात करेंगे तो हमें याद रखना है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स आर एक्चुअली कोडिंग सीक्वेंसेस ऑफ DNA। यहां लिख देती हूं मैं, ESTs ऑलवेज रेफर टू कोडिंग सीक्वेंसेस ऑफ DNA, और कोडिंग सीक्वेंसेस ऑफ DNA वही होंगी जो कि ट्रांसक्राइब कर सकती हैं इनटू RNA। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ जीन। कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ जीन मतलब DNA का एक कोडिंग स्ट्रैंड है, उसकी सीक्वेंस गिवन है। व्हाट विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड mRNA? तो ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। आपको कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस गिवन है, आपको mRNA की सीक्वेंस बतानी है। हरी अप, जल्दी से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। आई एम गिविंग यू 10 मोर सेकेंड्स, और इसके बाद मैं 15 सेकेंड्स का काउंटडाउन आपके लिए चलाऊंगी टू क्विकली राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। यस, कोडिंग स्ट्रैंड इज गिवन, ऑफ कोर्स। सो योर टाइमर बिगिंस नाउ। काउंटडाउन ऑफ 15 सेकेंड्स। हरी अप, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड बच्चों टाइम इज अप। तो मैंने आपको एक लॉजिक बताया था, पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है, दैट हमारे पास जो एक्चुअल में स्ट्रैंड RNA सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड दैट रन्स फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड, राइट? और लेट्स अज्यूम, मैं आपको इसके ऊपर एक सीक्वेंस भी लिख के दे देती हूँ, that let's say this template strand is having a sequence of AGCT, right? तो इसके सामने जो दूसरा स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा DNA का ही, that will be running from 5 प्राइम to 3 प्राइम एंड, जिसको हम बोलेंगे कोडिंग सीक्वेंस, राइट? और इस कोडिंग सीक्वेंस पे जो भी बेसिस प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली A के सामने प्रेजेंट होगा T के सामने G के सामने C के सामने गुआनोसिन, थाइमिन के सामने एडेनिन। बट बच्चों जो mRNA ट्रांसक्राइब होगा दैट विल बी ट्रांसक्राइब्ड इन फ्रंट ऑफ, इन ऑपोजिट ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कहां से कहां रन करेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। तो अगर मैं सीक्वेंस लिखूं mRNA ट्रांसक्राइब की, दैट इज A is to U, G is to C, C is to G and T is to A, बिकॉज ये mRNA है, RNA है, तो यहाँ पे थाइमिन की जगह यूरोसिल आएगा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो
तो कोडिंग स्ट्रैंड और mRNA स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस है वो एग्जैक्टली सेम है, एक्सेप्ट दैट यहाँ पर जहां पर आरएनए में थाइमीन प्रेजेंट है वहां पर यूरेसिल अकर करेगा इन दी mRNA, राइट? क्लियर टू यू? तो हमें इससे एक बात क्लियर होती है दैट आरएनए और कोडिंग सीक्वेंस की जो आरएनए और कोडिंग स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है, एक्सेप्ट दैट आरएनए हैज यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थाइमीन, राइट? तो अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें, हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस गिवन है, तो इस कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस में हमें सिर्फ थाइमीन की जगह यूरेसिल पुट करना है एंड रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो यू कैन सी AGGT। सो इन प्लेस ऑफ T वी हैव यूरेसिल है, T की जगह हमारे पास कौन सी सीक्वेंस प्रेजेंट है? वी हैव यूरेसिल प्रेजेंट है, और जहां पर भी हमें थाइमीन दिखेगा, सो नेक्स्ट ऑल्सो wherever we find thymine it will be replaced by uracil। रेस्ट कोडिंग स्ट्रैंड और आरएनए की सीक्वेंस सेम होगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है ऑपोजिट होगा टू द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग एंड आरएनए। क्लियर हुआ सबको? यस और नो? विल यू बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दिस? सबको समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देर आर 999 बेसिस। तो बच्चों ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। आपको सॉल्व करके मुझे राइट आंसर बताना है। आई गिव यू इनफ टाइम फॉर दिस, थिंक अबाउट इट एंड देन आंसर। अगर आपके पास एक आरएनए में 999 बेसिस प्रेजेंट हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, जिसमें कितने अमीनो एसिड्स होंगे? 333। बिकॉज आपको पता है कि एक जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, राइट? एक जेनेटिक कोड के अंदर, एक कोडॉन के अंदर 3 बेसिस प्रेजेंट होते हैं और वो 3 बेसिस मिलके एक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। तो अगर यहाँ पे 999 बेसिस हैं तो वो कितने कोडॉन्स के लिए, कितने अमीनो एसिड्स के लिए कोड करेंगे? 333 अमीनो एसिड्स के लिए, राइट? और जो बेस पोजीशन 901 है वहां पर एक म्यूटेशन हो गई है, डिलीशन म्यूटेशन। 901st पोजीशन पे द कोडॉन हैज बीन डिलीटेड। द कोडॉन मींस द बेस हैज बीन डिलीटेड, एक बेस वहां से डिलीट हो गया है। तो अब हमारे पास जो लेंथ बची है आरएनए की, दैट हैज बीन लेफ्ट एज 998। 999 में से एक बेस 901 पोजीशन पे उड़ चुका है और यहाँ पर जितने बेसिस बचे हैं दे आर 998। तो हमें बताना है हाउ मेनी कोडॉन्स विल बी ऑल्टर्ड, कितने कोडॉन्स ऑल्टर होंगे। और ये आपका क्वेश्चन है फ्रॉम नीट 2017, नीट 2017 का क्वेश्चन है आपके सामने। जल्दी से सोच के बताइए, विल इट बी 1 codons that will be altered, 11, 33 or 333? I'm giving you enough time to think, understand and then answer. ध्यान से सोचो कितने अमीनो एसिड्स इफेक्ट होंगे, how many amino acids, how many bases will be altered, right? Think about it बच्चों। So I'm giving you 15 seconds from now to write the correct answer. जल्दी से सब बच्चे लिखेंगे कितने codons will be altered. Very less time left. 5, 4, 3, 2, 1 and बच्चों time is up. Time is up. Quickly देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बच्चों हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ बेसिस जो आपके पास एक पर्टिकुलर mRNA के ऊपर प्रेजेंट है दैट इज 999 बेसिस, राइट? टोटल बेसिस आपके पास 999 है जो कि कितने अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं? 333 अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, बिकॉज 333 into 3 is 999। ओके, तो 3 बेसिस हर कोडोन में प्रेजेंट होंगे, तो 333 into 3 is equal to 999। बट बच्चों यहाँ पर जो डिलीशन हुई है, डिलीशन हैज टेकन प्लेस एट 901 पोजीशन। तो हम क्या करेंगे? डिलीशन वाले पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ बेसिस। सो व्हाट विल वी बी लेफ्ट बिहाइंड विद? 98 कोडॉन्स, राइट? तो ये जो 98 बेसिस है आगे, वो आगे बच गए। और आपको अब फाइंड आउट करना है दैट इफ 1 ट्रिपलेट 1 कोडोन is equal to 1 अमीनो एसिड, राइट? तो 98 ट्रिपलेट्स अप्रोक्सीमेटली कितने अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते होंगे? तो बच्चों आपको पता है 33 into 3 is equal to 9। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 33 अमीनो एसिड्स अफेक्ट होंगे, राइट? 33 अमीनो एसिड्स आपके अफेक्ट होंगे विद द डिलीशन टेकिंग प्लेस एट द 901 पोजीशन। तो 33 इज योर राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया ये,
right? It is an approximate value. Of course 33 into 3 is 99, but approximately हमें बताना है कितने अमीनो एसिड्स की जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी है, that will be affected. Clear to you? Yes or no? All right. Next question. Which of the following is the starter codon? तो ये NEET 2016 का क्वेश्चन है. Very easy, very direct question, concept based question, fact based question, right? कौन सा इनमें से कोडोन है जो स्टार्ट कोडोन की तरह एक्ट करता है? एंड योर टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन बिगिंस नाउ. 15 सेकेंड्स में क्विकली बच्चों आप लोग बताएंगे दैट व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस. क्या सही आंसर है? क्विकली बताइए. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and बच्चों time is up. Time is up. Of course the right answer for this is AUG. Your start codon is AUG. Initiator codon भी कहते हैं इसको. Every polypeptide chain always begin with this start codon, that is AUG, and it codes for an amino acid called methionine. ये कौन सा amino acid के लिए कोड करता है? Methionine के लिए. I hope it is clear to you. Next question. So you know the salient features of the genetic code now. यहाँ पे clearly mention है कि AUG, right? AUG, that is your initiation codon, is coding for methionine. Clear? Next question. Diagram shows an important concept in genetic implication of DNA. Find A to C. NEET 2013 question. NEET 2013 का क्वेश्चन है. जल्दी से बताएंगे सब बच्चे सोच के quickly that what is it depicting. So 15 seconds starts now. Hurry up, जल्दी से बताइए सब बच्चे. What is this process depicting और क्या हो रहा है A, B और C पोजीशन पे, right? 5, 4, 3, 2, 1 and बच्चों time is up. So of course this is a diagram showing central dogma of biology, central dogma of life. A is DNA. DNA replicate कर सकता है, right? It can undergo replication. DNA RNA में convert होगा through transcription. तो A is your transcription and mRNA will be converted into protein through translation, right? So it was proposed by Francis Crick, right? It is known as central dogma. Central dogma of life or central dogma of biology. Clear to you? Next question. So this is given in your NCERT book. ठीक है? DNA, transcription, RNA, protein. Clear? Next question. Match the following genes of lac operon with their respective products. तो आपको जीन्स को मैच करना है विद द टाइप ऑफ एंजाइम दे सिंथेसाइज. नीट 2019 का क्वेश्चन है एंड योर टाइमर बिगिंस नाउ. जल्दी से बच्चों 15 सेकंड में क्विकली आंसर लिखेंगे आप. कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लैक ओपेरॉन पे बेस्ड है. क्विकली बताइए विच जीन मैचेस विद विच एंजाइम. 4, 3, 2, 1 एंड टाइम इज अप. टाइम इज अप बच्चों. ऑफ कोर्स द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज जो आपका आई जीन है that is going to synthesize a repressor, right? Z gene is responsible for synthesizing beta galactosidase A, Y is responsible for synthesizing permease, and A is responsible for synthesizing transacetylase. So clear answer, lac operon पे concept based question. All right, clear? You have seen this diagram. I जो है आपका repressor protein synthesize कर रहा है, you can see that. और जो Z, Y, A हैं, they are responsible for synthesizing particular enzymes that we have already matched. Clear to you? Next question. You have to select the correct statement. Correct match आपको बताना है. NEET 2018 का question है. Matthew Meselson and Franklin Stahl ने पाइसम सटाइवम पे वर्क किया था. Alfred Hershey, मार्था चेज ने TMV वायरस पे वर्क किया था. एलिक जेफरी ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे वर्क किया था. या फ्रैंकिस जैकोब एंड जैक मोनार्ड ने लैक ओपेरॉन पे वर्क किया था. So your timer begins now. 15 seconds. Quickly answer this question. Scientist के नेम पर बेस्ड है. Quickly. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and बच्चों time is up. Of course the right option is lac operon was worked upon by Jacob and Monod. And you can see they were, you know, basically associated. One of them was a geneticist, other was a biochemist. So line from your NCERT book. Right? Next question. All of the following are part of an operon system except, तो आपको exception में बतानी है. Is it not enhancer, structural genes, operator और promoter? कौन इनमें से operon का part नहीं है? Quickly बताएंगे सब बच्चे. Enhancer, structural gene. So your timer begins now.
टाइमर हैज ऑलरेडी बिगन. क्विकली बच्चों अपना आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में एंड लेट मी नो which one is not a part of the operon system. 5 4 3 2 1. yes of course. so the right answer is enhancer. जब भी हम लैक ओपेरॉन की बात करते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल जीन्स जो कि आपके हैं ZYA, right? they are your structural genes ZYA. and if I talk about P, it is promoter, O is operator and this is a regulator gene, right? clear? तो हमें यहाँ पर कोई भी enhancer नजर नहीं आता तो that is an exception. clear? next question. which of the following acts as an inducer for the expression of lac operon? lac operon में आपको कौन inducer की तरह work करता नजर आता है? galactose, lactose, lactose and galactose or glucose? PYQ from NEET 2016. and your timer to answer right is beginning now. 15 सेकंड में सब लोग जल्दी से सोच के बताएंगे that what is that is acting as an inducer in lac operon system. so 5 4 3 2 1 and बच्चों the time is up. of course lactose sugar is the one that acts as an inducer. तो हम देख चुके हैं ये कि lactose में जो lac operon में जो lac है it actually stands for lactose sugar. it stands for lactose sugar. clear to you? clear है? next question. what is the basis of genetic mapping in DNA fingerprinting? जो हम DNA fingerprinting में genetic mapping कर पाए हैं या HGP में Human Genome Project में हम genetic mapping कर पाए हैं that is as a result of what? so this is NEET 2020 question. is it related to polymorphism in DNA sequence, single nucleotide polymorphism, polymorphism in HNRNA or is it polymorphism in RNA sequence? come on, 15 seconds for you to answer. 15 सेकेंड में क्विकली अपना आंसर लिखिए कि जेनेटिक मैपिंग का बेसिस क्या है बोथ फॉर HGP एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग. 5 4 3 2 1. बच्चों टाइम इज अप एंड ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज पॉलीमॉर्फिज्म इन DNA सीक्वेंसिंग. हमें पता है HGP और DNA फिंगरप्रिंटिंग DNA सीक्वेंसेस में जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हैं उनमें जो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज सिंगल बेस चेंज हमें नजर आता है उसके ऊपर बेस्ड है एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ द DNA सीक्वेंस. क्लियर? तो HGP और DNA फिंगरप्रिंटिंग दोनों का ही बेसिस है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? एंड सम ऑफ द रेपिटेटिव DNA सीक्वेंसेस नोन एज mini satellites, so they have been sequenced in the Human Genome Project and your DNA fingerprinting based upon polymorphism. Clear to you? This is a line from your NCERT book. Question again, satellite DNA is important because there are options given in front of you. This is question from 2015 and your timer begins now. जल्दी से ऑप्शन पढ़िए. क्या ये सैटेलाइट डीएनए सेल साइकिल के प्रोटीन्स के लिए कोड करता है? Does not code for proteins, codes for enzymes, or does it show high degree of polymorphism? So we have just recently done this question. Time up बच्चों, time up. Of course, अभी हमने पढ़ा है that single nucleotide polymorphism exists in repetitive DNA sequences और ये जो repetitive DNA sequences हमें humans में मिलती हैं, organisms में मिलती हैं, they are known as satellite DNA. And because of the single nucleotide polymorphism, they are able to, we are able to do DNA fingerprinting and carry out gene mapping. तो ये हम already पढ़ चुके हैं, right? Next, if one strand of DNA has nitrogenous base sequence this, what would be the complementary RNA strand sequence? तो आपके पास अगर DNA की sequence given है तो आपको RNA की sequence बतानी है. बहुत easy question है from 2012. Come on, 15 seconds for you to solve this. Hurry up. Timer has already begun. आपके पास DNA के एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस गिवन है, नाइट्रोजनस बेसिस आर गिवन, कॉम्प्लीमेंट्री RNA सीक्वेंस बतानी है. 5 4 3 2 1 एंड टाइम अप बच्चों, टाइम अप, टाइम अप. ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया बच्चों कि जो भी सीक्वेंस गिवन है उसको आपने एग्जैक्टली ऑपोजिट सीक्वेंस आप उसके रख देंगे. A के सामने U, T के सामने A, C के सामने G. सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी. ठीक है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बेसिस पे आपके पास ये सीक्वेंस आ जाएगी. सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जहां पर थाइमीन आप प्लेस करना चाहते हैं उसकी जगह आपको यूरेसिल लिखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज RNA. क्लियर? क्लियर टू यू? व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड? आपको
इसमें से जेनेटिक कोड के लिए क्या सही नहीं है वो बताना है। क्वेश्चन फ्रॉम AIPMT 2009। कोडोन इन mRNA is read in a non-contiguous fashion. It is nearly universal. It is degenerate. It is unambiguous. इनमें से क्या सही नहीं है बेसिकली आपको वो बताना है। 15 seconds for you to answer. Quickly बताइए बच्चों, what is the right answer for this? Hurry up, let me know. So we have already done this question. बहुत बारी कर चुके हैं हम। 5, 4, 3, 2, 1 and the time is up. Of course बच्चों, the right answer is that जेनेटिक कोड हमेशा कॉन्टिगुअस फैशन में पढ़ा जाता है। इट इज रेड इन अ पंक्चुएशन लेस, कॉमा लेस फैशन, ठीक है। कोई फुल स्टॉप, कोई कोलन, कोई सेमी कोलन बीच में नहीं आता है, तो इसलिए जो ए स्टेटमेंट है इट वाज रॉन्ग, इट वाज नॉट ट्रू एंड वी हैव ऑलरेडी डन द सेलिएंट फीचर्स, राइट। तो हमें पता है स्निप फ्रॉम द एनसीईआरटी। Which of the following pair of codons is correctly matched with their function or the signal of a particular amino acid? तो आपको इसमें से करेक्ट सीक्वेंस चूज करना है कि कौन सा जेनेटिक कोड सही अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। तो हो सकता है आपको सभी के सभी कोडोन्स याद ना हो, बट यू कैन देन ऑल्सो रीच टू द राइट आंसर। अगर आपको कुछ कोडोन्स की नॉलेज है, आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम अप बच्चों। ऑफ कोर्स यू नो दैट हमारे पास 3 तरह के स्टॉप कोडोन्स अवेलेबल हैं, दैट इज UAG, UGA एंड UAA, राइट। तो हमारे पास 3 तरह के स्टॉप कोडोन्स अवेलेबल हैं और वही यहाँ पर हमारा सबसे करेक्ट मैच होता हुआ हमें नजर आ रहा है। क्लियर टू यू? सबको क्लियर है? स्टॉप कोडोन्स के बारे में क्लियर मेंशन्ड है। UAA, UAG एंड UGA आर दी स्टॉप कोडोन्स। क्लियर टू यू? सबको समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इफ द जेनेटिक कोड डिक्शनरी, इन द जेनेटिक कोड डिक्शनरी हाउ मेनी कोडोन्स आर यूज्ड टू कोड फॉर 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो एक क्वेश्चन है 2003 का, आपको सोच के बताना है कि कितने कोडोन्स एक्चुअल में 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। एंड योर टाइमर बिगिंस नाउ। 15 सेकेंड्स का टाइम है। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंड आई कैन गिव यू अ क्लू ऑल्सो कि स्टॉप कोडोन्स किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। तो यू जस्ट हैव टू लेट मी नो हाउ मेनी कोडोन्स कोड फॉर अमीनो एसिड्स एक्चुअली। 2, 1 टाइम अप बच्चों। 61 कोडोन्स। वी नो हमारे पास टोटल 64 कोडोन्स है, बट वी हैव टू सबट्रैक्ट स्टॉप कोडोन्स फ्रॉम इट। तो हमारे पास जो कोडोन्स एक्चुअल में बचेंगे दे विल बी 61। तो 61 कोडोन्स कोडिंग फॉर 20 अमीनो एसिड्स। क्लियर टू यू? सबको समझ आया है क्वेश्चन? Next question on your screen, RNA that picks up specific amino acid from amino acid pool in the cytoplasm to the ribosome during protein synthesis is called what? ऐसा RNA जो कि अमीनो एसिड पूल में से अमीनो एसिड्स पिक करके राइबोसोम के पास लेके जाता है ट्रांसलेशन करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? mRNA, tRNA, rRNA और RNA। So 15 seconds timer begins now. Question from 1997. लेट मी नो। 10 more seconds बच्चों, जल्दी से बताइए कौन सा ऐसा आरएनए है, बिकॉज ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए। 3, 2, 1 टाइम अप। ऑफ कोर्स इट इज टीआरएनए। टीआरएनए को हम ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल इसीलिए कहते हैं बिकॉज इट ट्रांसफर्स अमीनो एसिड्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल टू द राइबोसोम फॉर ट्रांसलेशन टू टेक प्लेस। क्लियर टू यू? सबको पता है टीआरएनए का फंक्शन क्या है? इट कैरीज अमीनो एसिड्स। क्यों? क्योंकि ये अमीनो एसिड्स को कैरी करता है एंड इट विल बाइंड स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स विद इट एंड ट्रांसफर इट टू राइबोसोम फॉर ट्रांसलेशन टू अकर। सो चिल्ड्रन, आई होप आपने सभी के सभी क्वेश्चंस मेरे साथ यहाँ पर अच्छे से सॉल्व किए हैं। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका स्कोर कितना रहा आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। And I hope you have liked the session. Hit the like button if you really like it. Share this video with your friends who want to practice the PYQs. And I'll see you in the next session. We are going to have sessions from every Tuesday to Friday, 5:30 to 7 PM. तो मैं next session में आपके लिए next chapter के PYQs लेके आऊंगी और आप मुझे comment section में लिख के जरूर बताना कि आप कौन से chapters के PYQs practice करना चाहते हैं. Right? Till then, take care. Bye bye. And do like the session. I'll see you soon.